नमस्कार, स्वागत है आप सभी गुरुजनों का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग 1 से 5 तक SCERT बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट का आज श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट करना चालू करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए। हर रोज एक प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। और ये तो सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट कितना ज़रूरी है। ये 20 प्रैक्टिस सेट है, रंजीत सर की है, बहुत अच्छी बुक है। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आप लोग भी अपने मन में आंसर लगाते चलिए कि आपके कितनी सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। देश का कौन सा वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने राज्य में क्या लागू कर दिया है, तो नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020। तो वो कौन सा राज्य है, वो है उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। उत्तराखंड सरकार जो है वो प्री प्राइमरी जो शिक्षा को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी के केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार है वो किससे संबंधित है। कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेधन से या फिर शराबबंदी से। तो बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार है वो संबंधित है शराबबंदी से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो शराबबंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना करता है। सकल यानी GDP की गणना करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो वो कौन सा संस्थान है जो कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना करता है। बिल्कुल आराम आराम से समझते हुए चलना है। तो वो कौन सा है, वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जो अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है। आर्थिक जो संदर्भ है उसमें IIP का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या है। इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन या फिर डी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो IIP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। ये सभी को पता होगा कि कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के जमींदार थे। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, यानी तापक्रम भी बढ़ते जाता है। प्रैक्टिस सेट करने का बहुत फायदा होता है। हर तरह के प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो पूरी वीडियो के साथ आप लोग जरूर जुड़े रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मगध शासक का चिकित्सक कौन था। मगध शासक जो बिंबिसार था उसका चिकित्सक यानी इलाज करने वाला डॉक्टर कौन था। शिलभद्र, विजयसेन, जीवक या फिर मनु। तो सभी को पता है कि वो कौन थे, जीवक थे। और जीवक ने ही भगवान बुद्ध का भी इलाज किया था। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, मलिक हुसामुद्दीन, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम या फिर दरिया खान नुहानी। तो वो सभी जानते होंगे कि जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था वो था इब्न बख्तियार खिलजी। और ये वही खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तथा विक्रमशिला जो बिहार था उसको नष्ट किया था। ये जो था वो 1193 से 1202 तक संपूर्ण बिहार पर अधिकार अपना कर लिया था। ठीक है, कौन था, बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो कौन थे, वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार और उड़ीसा उस समय कंबाइंड था। 1920-21 के ईयर्स में जब ये बने थे गवर्नर तो उस समय क्या था, बिहार बंगाल सब एक में था, उड़ीसा। और वर्ष ये जो सत्येंद्र सिन्हा थे वो कांग्रेस का जो अधिवेशन बम्बई में हुआ था, बम्बई में जो अधिवेशन 1915 में हुआ था उसके अध्यक्ष भी बने थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, जरा भगत एवं बलराम भगत, सिद्धू एवं कान्हू, गौरक्षिणी भगत, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलाया। तो संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, इसे जनजातीय विद्रोह भी कहा जाता है। ये कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। और इसके जो नेता थे वो कौन थे, तो सिंधु एवं कान्हू थे। और इन्हें जनजातीय विद्रोह भी कहा जाता है संथाल विद्रोह को। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि एवं सूर्य। तो कौन सा है सौरमंडल का सबसे प्रधान, तो वो है सूर्य। कौन है, सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान कौन है, सूर्य है भैया। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय
बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो इसको बिल्कुल मैं ट्रिक के साथ समझा चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग वो इतिहास वाली वीडियो जरूर देखें। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो वो हुआ था महापद्मानंद के काल में। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी, सिकंदराबाद या फिर आगरा में? तो अकबर जो था वो कहाँ करवाया था इबादत खाना? फतेहपुर सीकरी में। जैसे कि वहाँ पर आकर के एक प्रकार का वो प्रार्थना घर था जहाँ आकर के सभी प्रार्थना कर सकते हैं। अगला है हमारा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, 1875 में। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कहाँ किए थे? तो बम्बई में। ठीक है, कहाँ किए थे? बम्बई में, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, तो काकोरी कांड से कौन संबंधित है? ये एक रेल लूटा गया था, ठीक है, ट्रेन, उसी को काकोरी कांड नाम दिया गया था। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी, सूर्यसेन या फिर रामप्रसाद बिस्मिल्ला? तो निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? तो वो नहीं थे सूर्यसेन। कौन नहीं थे? सूर्यसेन जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी ये तीनों जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित है। और इन्होंने हिंदुस्तान, एक मिनट, और अगर ये पूछ ले कि ये मतलब ये जो तीनों थे ये किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो ये संस्था था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी HRS, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से ये तीनों जुड़े हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा सूर्यसेन से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सूर्यसेन क्या थे? तो सूर्यसेन वे थे जो बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। किसकी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। और ये चटगांव शस्त्राकांड से भी जुड़े हुए थे। चटगांव जो शस्त्राकांड था उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उनसे भी ये जुड़े हुए थे, सूर्यसेन। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? यहाँ पर मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है, कभी नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछ देगा, कभी कह देगा कि भाग 1 किससे संबंधित है। तो 3-4 हम लोग देख लेते हैं इन चारों को। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 से संबंधित है। कितने कितने अनुच्छेद में पूछ लेगा? तो 12 से 35 तक इसकी व्याख्या की गई है। 12 से 35 अनुच्छेद में भाग 3 को रखा गया है, यानी मौलिक अधिकार को। भाग 2 में किसकी बात करी गई है? तो वो नागरिकता की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 1 में किसकी बात की गई है? तो भाग 1 में संघ एवं राज्य की। इस प्रकार से समझिए, देखिए भाग 1 में पहले राज्य और संघ आएगा, तभी तो उसमें दूसरे में नागरिक आएंगे, और दूसरे में नागरिक आएंगे तो उनके अधिकार भी बनेंगे, यानी भाग 3 में उनका अधिकार हुआ। और फिर भाग 4 में क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बताया गया, और भाग 4 के क में बताया गया है मूल कर्तव्यों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? पंचायती राज के लिए, तो ये पंचायती राज के लिए सबसे आसान है, 73वां संविधान संशोधन किया गया था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है द हेग में। कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। अच्छा, अगर पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये मुख्यालय तो द हेग में स्थित है, लेकिन प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? तो वो थे पैनिकल रामराम। पैनिकल रामराम, पैनिकल रामराम, याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश भारतीय न्यायाधीश थे पैनिकल रामराम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? यानी परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में, संघ सूची में, अवशिष्ट सूची में या फिर राज्य सूची में? तो ये जो 19 का आंसर होगा ये होगा समवर्ती सूची, यानी ये संघ सूची में भी है और राज्य सूची में। राज्य को का भी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से मतलब है, और केंद्र को भी, तो ये दोनों में शामिल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत कह दे या नीति निर्देशक तत्व कह दे, किस नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 51। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये है केसर के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो है केसर के लिए प्रसिद्ध है। और केसर भारत में कहाँ सबसे अधिक होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है हिमनद और चिकनी मिट्टी यानी मोटी परत वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन सा है, सेल, संगमरमर, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। तो संगमरमर और स्लेट ये तो सभी जानते हैं कि ये कायांतरित चट्टानें हैं यानी रूपांतरित चट्टानें हैं। लेकिन सेल क्या है? सेल जो है वो एक प्रकार का अवसादी चट्टान है यानी मूल चट्टान जो है वो सेल है। और ग्रेनाइट भी रूपांतरित हो जाता है, तो किस में हो जाता है? ग्रेनाइट नीस में फिर रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है? जो पुच्छल तारा है उसकी पूंछ जो होती है वो किस दिशा में हमेशा रहती है? उत्तर पूरब की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूर्व की ओर या फिर सूर्य की ओर? तो इसका आंसर जो होगा वो सही होगा, बी, सूर्य से दूर रहती है। जो ये पुच्छल तारा है ये सूर्य से हमेशा दूर रहती है। अच्छा, क्यों रहता है? पुच्छल तारा जो है इसमें धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। ठीक है, उसी को पुच्छल तारा कहते हैं। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? होंगबैक, तिलाल पाटी, मानेन या फिर संपन्नति? तो बस याद रखना है कि कौन भ्रंश से संबंधित है, वो है मानेन। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है, गोबी, अर्निया, कलहारी या फिर आटाकामा? तो कौन इस उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? वो है गोबी। गोबी जो है यह दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तानों में से एक है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान भी याद रखना है। इसका तापमान जो है 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है, -40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। तो ये दुनिया का क्या है? सबसे ठंडा रेगिस्तान है। इसका आंसर क्या हो गया? सी, ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? वो कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है जो अनुपातिक क्षेत्र हो गया, आकार हो गया या सामग्री जो महाद्वीप है उनको दर्शाने के लिए उपयुक्त है, सबसे बेस्ट है? ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, या विश्व का राजनीतिक मानचित्र? तो देखिए, एक क्वेश्चन पढ़ने पर भी ये इसका आंसर निकल गया कि वो ग्लोब है जिस पर हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं, यानी शिक्षक सहायक सामग्री ये सबसे बेस्ट है, ग्लोब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? वो खोदी गई है रानीगंज में। कहाँ? रानीगंज में, और दामोदर नदी के तट पर। ठीक है, दामोदर नदी के तट पर रानीगंज में यह खोदा गया है। प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ही पूछ रहा है कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? संथाल, कोल, भील या फिर गोंड? तो वो कौन सी है? वो है भील। और दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? तो गोंड जनजाति आती है। पहले नंबर पर भील है और दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा या फिर हिम नदी द्वारा? तो यू आकार की जो घाटी है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हिम नदों के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 4200 नहीं, 94,316, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये तो मुंह पर होना चाहिए कि 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार की कुल क्षेत्रफल है। और इसका जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452। अब तो बढ़ गया होगा, ये 2011 के अनुसार है। ठीक है, और ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कितने स्थान पर आता है? तो तीसरे स्थान पर आता है। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है हमारा, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? WC आर्चर, राय कृष्णदास, इनमें से कोई नहीं, आनंद के कुमार स्वामी? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? वो है आनंद के कुमार स्वामी। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आनंद के कुमार स्वामी जो है राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोक कला का संबंध है आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक कला से या फिर क्षेत्रीय कला से? तो लोक कला का जो हमारा संबंध है वो है क्षेत्रीय कला से। किससे है? क्षेत्रीय कला से संबंध है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? वर्ग में बनी हुई डिजाइन को नहीं, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, उनमें से कोई नहीं, ज्यामितीय आकारों को। तो ज्यामितीय डिजाइन किसे कहेंगे भैया? जौन ज्यामितीय आकार से बना होगा ओकरे के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एपन का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो एपन जो है उसका संबंध किससे है? वो है उत्तराखंड से। इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? हिंदुस्तानी संगीत जो है उसमें श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 मानी गई है। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? ये भी पता होगा सभी को कि योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया।
जेन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? मक्का से, सोयाबीन से, जौ से या फिर धान से? तो जेन जो फसल है वो प्रोटीन जो है वो किस फसल से संबंधित है? तो वो है मक्का से। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? मतलब दूध देने वाली है भैया। गाय की कौन सी नस्ल है जो दुकाजी उद्देश्य की है? सिंधी, जर्सी, थारपकर या फिर गिर? प्रश्न नहीं आया। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? सिंधी, जर्सी, थारपर या फिर गिर? तो कौन सी है? वो है थारपारकर। थारपारकर जो नस्ल है वो दुकाजी उद्देश्य की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? वो बांटा गया है 15 जलवायु क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है हमारा, केसर प्राप्त किया जाता है? केसर किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्पवर्तिका से, पत्ती से, वह दलपुंज से या कलिका से? तो सभी को पता होगा केसर जो है वो प्राप्त किया जाता है पुष्पवर्तिका से। अच्छा, केसर जो होता है ठंडे देशों में होता है, इसकी खेती होती है भारत में। ये कश्मीर के पंपोर तथा जम्मू के किसतवाड़ में उगाया जाता है। ठीक है, दो नाम याद रखना है, पंपोर तथा किसतवाड़। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 24, 26, 28 या फिर 22? तो मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, पसलियां होती हैं टोटल? वो होता है 24। इसका आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है हमारा, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी का टीका जो है वो किस रोग से बचाव करता है? मियादी बुखार से, डिप्थीरिया से, काली खांसी से या फिर तपेदिक से? तो किससे बचाव करता है? वो करता है मियादी बुखार से। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी आने वाला है तत्काल में 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कल्फ का उपयोग किया जाता है? गोंद के कल्फ का उपयोग किया जाता है रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, नॉयलन वस्त्र या फिर ऊनी वस्त्र में? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, रेशमी वस्त्र में जो है गोंद के कल्फ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं? 7, 8, 11 या फिर 12? तो हिंदुस्तानी संगीत की बात कर रहा है तो 12 स्वर होते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ध्रुपद, ताड़ना, ख्याल या फिर धमार? चार ताल का प्रयोग पूछ रहा है कि चार ताल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो वो किया जाता है ध्रुपद के साथ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ध्रुपद के साथ। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? रामदास शर्मा, जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा या फिर पंकज किशन महाराज? तो इनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा रामदास शर्मा जो है तबला वादक नहीं है, जाकिर हुसैन भी है, अहमद जान थिरकवा भी है और पंकज किशन महाराज भी है। आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? प्रथम खेल पूछ रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल। एंड लास्ट प्रश्न आज का है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो ये कोई और नहीं, ये विचारक थे स्वामी विवेकानंद। तो आज हम लोग 50 प्रश्न कर लिए। आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर देखिए ताकि पूरा याद हो जाए आंसर। और कल हम लोग ये सारा इसमें 80 प्रश्न दिया हुआ है तो पूरा टोटल कल खत्म हो जाएगा, यानी एक सेट को 2 बार में खत्म कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।